अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम दस्तावेजों को पेश करने के लिए जो आदेशिकाएं हैं उन आदेशिकाओं के संदर्भ में अब हम हमारी कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आदेशिकाएं क्या होती है। तो आदेशिकाएं एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, एक प्रकार का दस्तावेज है जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह सिविल मामलों में भी जारी होता है और यह क्रिमिनल मामलों के अंतर्गत भी जारी होता है। इस आदेशिका का जो उद्देश्य होता है वह किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में अपनी हाजिरी सुनिश्चित करे और यह किसी दस्तावेज या किसी वस्तु के न्यायालय में उपस्थित करने के लिए भी जारी की जा सकती है। तो पहले हमने जो आदेशिकाएं पढ़ी थी उसमें हमने समन भी पढ़ा था, वारंट भी उसमें हमने पढ़ा था। इसके अलावा सेक्शन हमने और भी पढ़े थे। 87 पढ़ा था जिसमें समन के स्थान पर वारंट जारी करने के बारे में भी हमने पढ़ा था। कुर्की के बारे में भी हमने 82 के अंतर्गत पढ़ा था और कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों के संदर्भ में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दावे किए जा सकते हैं और कितनी समयावधि के अंतर्गत ऐसे दावे किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दस्तावेज या अन्य चीज़ों को पेश करने के लिए जो समन जारी किए जाते हैं उन समनों के संदर्भ में। तो जब कभी भी कोई न्यायालय या पुलिस थाने को कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि ऐसे अन्वेषण की जांच के लिए या अन्वेषण के लिए या विचारण के लिए या अन्य किसी कार्रवाई के लिए किसी दस्तावेज या चीज़ का पेश किया जाना आवश्यक है तो वह इस प्रकार से समन या वारंट समन उस व्यक्ति के लिए जारी कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने की बजाय उस दस्तावेज को या उस चीज़ को अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से भी अगर वह न्यायालय के अंतर्गत पेश करवा देता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है जो न्यायालय को वांछनीय थी। लेकिन इसकी जो धारा 91 की सब क्लोज 3 है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि सेक्शन 91 की कोई बात एविडेंस एक्ट की धारा 123 और 124 पर और बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएंगी। यानी कि सेक्शन 123 में हम पढ़ते हैं स्टेट्स के इम्पोर्टेंट अभिलेखों के बारे में और 124 में भी राज्य से प्राप्त संसूचनाओं के संदर्भ में ही है। तो उस संदर्भ में सेक्शन 91 की जो बाध्यता है वो नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा सब क्लोज बी जो इसका है वह है डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड या तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल को या किसी अन्य चीज़ को यह लागू नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है। अब पत्रों के और तारों के संदर्भ में क्या प्रक्रिया है उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 के अंतर्गत। तो इसमें स्पेशल प्रक्रिया का प्रावधान है और वो है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्रक्रिया की अन्वेषण की कोई आवश्यक है और जांच, अन्वेषण, विचारण के अन्य कार्रवाइयों के प्रयोजनों के लिए ऐसी चीज़ चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट या जो न्यायालय है वह डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि जिस न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार की चीज़ वांछनीय है उसको वह दे दी जाए। लेकिन यदि अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, चाहे वह कार्यपालक है चाहे वह न्यायिक मजिस्ट्रेट है, किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज या कोई पार्सल या कोई चीज़ की वह मांगता है तो वह डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ की तलाशी कराए और
वह और जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक उसको निरुद्ध रखें। तो ये हमारे डाके और तारों के संदर्भ में प्रोसीजर था वो हुआ। अब सेक्शन 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने के जो प्रावधान है वो है कि कब जारी किया जा सकता है, वो कंडीशंस हैं इसमें। तो जहां न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि 93 के अंतर्गत या 91 के अंतर्गत या 92 के अंतर्गत जो चीज़ हमने मांगी है वह अवेलेबल नहीं हो सकती, पेश नहीं हो सकती, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। इसके अलावा भी और ग्राउंड्स हैं, जिसमें सबसे पहला ग्राउंड है कि ऐसी दस्तावेज या चीज़ जिसके बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे के अंतर्गत है, यानी पोजीशन ज्ञात नहीं है, तो वह तलाशी के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दे सकता है। या जहां न्यायालय है समझता है कि इस संहिता के अधीन जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से जो है तलाशी लेने से ही इसका जो अच्छा सारे निष्कर्ष निकलेगा, तो वह ऐसा कर सकता है। तो इस प्रकार से यह तलाशी जारी के प्रावधान है। 93 सब क्लोज 3 इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत है। उसमें है किसी इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में से किसी दस्तावेज, पार्सल या चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। यानी अब हमारा एक बहुत अच्छा इसमें टेक्निकल पॉइंट आता है, वो आता है एग्जाम के हिसाब से कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में से कोई हमें पार्सल लेना है या कोई अन्य चीज़ लेनी है, तो उसके लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है। तो एंटाइटल केवल 2 व्यक्ति हैं, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इसके लिए वारंट जारी नहीं कर सकता। तो ये हमारा सेक्शन 93 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 94 के अंतर्गत है उस स्थान की तलाशी के बारे में प्रावधान जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूटरचित दस्तावेज होने का संदेह है। तो यदि जिला मजिस्ट्रेट की, उपखंड मजिस्ट्रेट की, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला मिलती है कि यह कारण हो सकता है कि वह कोई आपत्तिजनक वस्तु अगर है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह उस इत्तला मिलने पर उस आपत्तिजनक वस्तु के निस्तारण के संदर्भ में कार्रवाई करवा सकता है और वह उस स्थान में जैसी वह आवश्यकता समझे उसमें प्रवेश कर सकता है, उस रीति से जो वह आवश्यक समझे उसकी तलाशी ले सकता है, आपत्तिजनक वस्तु को सीज कर सकता है। इस प्रकार से वह मतलब कार्रवाई इसमें कर सकता है। अब इम्पोर्टेंट हमारी जो बात है वो है कि आपत्तिजनक वस्तु क्या है जिनको ये धारा लागू होती है। तो सबसे पहला है कूटकृत सिक्का, कूटरचित दस्तावेज, कूटकृत करेंसी, नोट, नकली मुद्रा, आईपीसी सेक्शन 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं, ऑब्स्क्योर मैटर्स, और इन चीज़ों के बनाने की कोई उपकरण या सामग्री। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या होंगी, ये सभी चीज़ें होंगी हमारी आपत्तिजनक वस्तुएं। अब सेक्शन 95 पढ़ेंगे। सेक्शन 95 में है कुछ प्रकाशनों के समापन की घोषणा करने के लिए तलाशी वारंट जारी की शक्ति, यानी कि है वारंट के संदर्भ में लागू है। तो राज्य सरकार यहाँ एंटाइटल है। आज सरकार को से लगता है कि किसी दस्तावेज में या पुस्तक में या समाचार पत्र में कोई ऐसी चीज़ मुद्रित हुई है जो आईपीसी सेक्शन 124A, 153A, 153B, सेक्शन 292, 293, 295A आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय है, तो वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसी पुस्तकों का, ऐसे कंटेंट का समापन कर सकती है। तो इसके अंतर्गत स्पेशली बात है कि यह धारा केवल और केवल राज्य सरकार के लिए ही है, स्टेट गवर्नमेंट को समापन करने का प्रावधान है इसमें और किसी अन्य प्राधिकारी को नहीं है। इसमें केस लॉ इम्पोर्टेंट है। गोपाल विनायक गोडसे बनाम भारत संघ, तो इसमें इसकी लेजिटिमेसी को लेकर के क्वेश्चन था
तो इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जो संहिता की धारा 95 है वह संवैधानिक है और इस धारा के प्रवर्तन से 19A जो स्वतंत्रता है उसका अतिक्रमण नहीं होता है। तो आज की कक्षा के लिए मैं आपको 95 तक ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद आगे की जो आपकी कक्षा है उसमें आपको मैं सेक्शन 96 से कंटिन्यू करूँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।